हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 3 फॉर क्लास 8 सोशल साइंस की। बच्चों, ये वर्कशीट है जो आपके लिए 23 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है उसमें हम पढ़ेंगे कमिंग ऑफ यूरोपियन कंपनीज ऑफ इंडिया, कि किस तरह से इंडिया के अंदर यूरोपियन कंपनीज का जो है उनका आना हुआ, क्या बेसिक रीजन था, क्या चीज उनको जो है यहाँ पर खींचकर लेकर आई थी। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। From the 1680s, there started a craze for printed Indian cotton textile in England. So 1680 से ही जो प्रिंटेड इंडियन कॉटन जो फैब्रिक था, ठीक है, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी, बहुत ज्यादा क्रेज था इंग्लैंड में और यूरोप के अंदर, मेनली फॉर द एक्विजिट फ्लोरल डिजाइन। तो जो है, जो कपड़े के अंदर फ्लोरल डिजाइन थे, फाइन टेक्सचर था, यानी फाइन टेक्सचर यानी बहुत ही बारीक जो रेशा लिया गया था, एंड रिलेटिव चीपनेस, और सस्ते भी थे। ठीक, तो ये रीजन थे जिसके कारण इंडियन कॉटन टेक्सटाइल की डिमांड जो है वो इंग्लैंड और यूरोप में ज्यादा थी। रिच पीपल ऑफ इंग्लैंड इंक्लूडिंग द क्वीन हरसेल्फ वोर क्लॉथ्स ऑफ इंडियन फैब्रिक। इवन इंग्लैंड के जो रिच पीपल थे, इसके अलावा जो क्वीन थी, ठीक है, वो भी इंडियन जो फैब्रिक था उसके कपड़े जो है वो पहनती थी। However, Indian textile continued to dominate world trade till the end of 18th century. काफी जो है इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड वो बनी रही एंड ऑफ 18th सेंचुरी तक। European trading companies, the Dutch, the French, the British, made enormous profit out of the flourishing trade. जो डच थे, फ्रेंच थे, ब्रिटिश थे, उन्होंने इस ट्रेड से, इस व्यापार से बहुत सारा जो है प्रॉफिट कमाया। बट हाउ डिड दे मैनेज टू अर्न सच ए ह्यूज प्रॉफिट? लेकिन उनको इतना ज्यादा प्रॉफिट कैसे मिला, ठीक है, वो समझेंगे। यू वुड रिमेंबर, हैव रिमेंबर द चैप्टर ए शर्ट इन द मार्केट। आपने एक चैप्टर पढ़ा है ए शर्ट इन द मार्केट ऑफ योर सोशल एंड पॉलिटिकल बुक इन द प्रीवियस क्लास। लास्ट जो प्रीवियस क्लास थी आपकी, उसमें आपने ये चैप्टर पढ़ा था ए शर्ट इन द मार्केट, in which you would have learnt about how the exporters and the traders earn profit. तो उसमें बताया गया था कि कैसे जो है, जो एक्सपोर्टर्स होते हैं यानी सामान को एक्सपोर्ट करने वाले, और जो ट्रेडर्स होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, कैसे वो प्रॉफिट कमाते हैं। नाउ लेट्स रिवाइज द एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड इट्स वंस अगेन। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे उसको समझने के लिए कि प्रॉफिट जो है वो कैसे होता है। यहाँ पे एक शर्ट दी गई है, इस शर्ट में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे परचेज दिखाया गया है कि कितने में शर्ट खरीदी गई है, उसके बाद उसके स्टोरेज में कितना पैसा लगा है, 100 रुपए, एडवर्टाइजमेंट में कितना लगा है, 300 रुपए, और प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ है 600 रुपीज का। ठीक है, अब आपको यहाँ पर इस शर्ट को देखते हुए यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें कुछ फिलअप्स हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। So a number of shirts are on display at a large cloth shop in the United States and are priced at $26 or around rupees $1200. तो बहुत सारी शर्ट जो है डिस्प्ले में लगाई गई हैं, ठीक है, एक क्लॉथ शॉप में यूनाइटेड स्टेट की, और जिनकी कीमत क्या लिखी गई है, $26 और अराउंड 1200 रुपीज। ठीक है, यानी ये डॉलर तो जो है जो दिया गया है आपको, अमेरिकी जो करेंसी है बेटा वो डॉलर होती है, ठीक है, और अराउंड 1200 रुपीज, 1200 रुपए में। यूज द डायग्राम शोन इन द मार्जिन टू फिल इन द ब्लैंक्स बिलो। तो इस डायग्राम को यूज करते हुए ये फिलअप करने हैं। द बिजनेस पर्सन ऑफ यूनाइटेड स्टेट परचेज दिस द शर्ट। तो जो बिजनेस पर्सन है यूनाइटेड स्टेट के, उन्होंने ये शर्ट खरीदी फ्रॉम द गारमेंट एक्सपोर्टर इन दिल्ली। दिल्ली में जो गारमेंट एक्सपोर्टर हैं उनसे। 4 रुपीज डैश पर शर्ट, कितने रुपए में खरीदी है, तो परचेज रुपीज क्या है, परचेज रुपीज है आपके 200, ठीक है, 200 में ये शर्ट खरीदी है। ही देन स्पेंट रुपीज डैश फॉर एडवर्टाइजिंग इन द मीडिया। अब मीडिया में शर्ट का ऐड करने में उसने कितने लगाए हैं, 300 रुपए एडवर्टाइजिंग पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 300 रुपीज, ठीक है। एंड अनदर रुपीज डैश पर शर्ट ऑन स्टोरेज। तो स्टोरेज पे कितने पैसे लगाए हैं उसने, उसने लगाए हैं 100 रुपीज। तो 100 रुपीज जो है पर शर्ट ऑन स्टोरेज, डिस्प्ले एंड ऑल अदर चार्जेस। टोटल कितने रुपीज उसने स्पेंड किए, 200 में खरीदी
300 में उसने जो है ऐड की उसकी, और 100 रुपीज में उसने स्टोरेज और ये सब चार्ज लगाए, तो 600 रुपीज उसने टोटल जो है इस शर्ट के ऊपर लगा दिए। नाउ दस द कॉस्ट ऑफ दिस पर्सन इज 600, ठीक है। वाइल ही सेल द शर्ट फॉर 1200, अब वो कितने में सेल कर रहा है उसको वो कर रहा है सेल 1200 रुपीज में, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ बेटा 600 रुपीज, ठीक है ना। आप 1200 में से 600 घटा देंगे, 600 तो आपके लगे हैं और 600 के प्रॉफिट में आप उस चीज को बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 600 रुपीज का आपको प्रॉफिट हुआ। If he is able to sell a large number of shirt, his profit will be higher. अगर वो बहुत ज्यादा शर्ट बेचता है तो उसका प्रॉफिट जो है वो और भी ज्यादा होगा। Now the garment exporter in Delhi sold the shirt at ₹200 per piece. अब जिसने दिल्ली जो एक्सपोर्टर है उसने उससे शर्ट ली थी, उसने शर्ट कितने में बेची है उसको 200 रुपीज में एक पीस। Now the cloth and other raw material cost him ₹70 per shirt. आप जो देखिए जो क्लोथ है या दूसरा मटेरियल है वो उसके ऊपर उसने कितने रुपए लगाए हैं 70 रुपीज लगाए हैं। किसने बेटा दिल्ली का जो गारमेंट एक्सपोर्टर है उसने, जिसने 200 रुपए में बेची है उसका कितना खर्चा हुआ है 70 रुपए तो फैब्रिक पे हुआ है। द वर्कर्स वेजेस कोस्ट अनदर 15 रुपीज पर शर्ट, उसने जो वर्कर्स हैं उनको एक शर्ट के लिए कितने रुपए दिए हैं 15 रुपीज दिए हैं। कॉस्ट ऑफ रनिंग हिज ऑफिस केम टू ₹15 पर शर्ट, और एक शर्ट के लिए जो ऑफिस में की जो कॉस्ट है उसके ऊपर जो आ रही है एक शर्ट की वो आ रही है 15 रुपीज। तो टोटल आपको निकालना है कि जो दिल्ली वाला जो गारमेंट एक्सपोर्टर है उसको कितना प्रॉफिट रहा पर शर्ट पर। सो कैलकुलेट द प्रॉफिट पर शर्ट फॉर द गारमेंट एक्सपोर्टर, तो आपको वो निकालना है इसमें। सो आप यहाँ लिख देंगे, देखिए यहाँ लिख दीजिए आप कोस्ट प्राइस जो है उसको कितना पड़ रहा है 170 बेटा, ठीक है। कोस्ट प्राइस उसने 70, हम यहाँ पे प्लस करके टोटल 100 आ रहा है, बट हम यहाँ पे लिखेंगे 70 प्लस 15 तो टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ यहाँ पे 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद सेलिंग प्राइस कितना है, यानी उसने इसको अब इतने पैसे लगा के बेचा कितने में, तो सेलिंग प्राइस है यहाँ पे हमारा 200, ठीक है। सेलिंग प्राइस है 200, तो क्या हुआ हमें प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 200 माइनस 100, प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 100 रुपीज का। क्लियर है, तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे प्रॉफिट। अब एक्सपोर्टर कौन होते हैं, दोज ट्रेडर्स हु सेल गुड्स टू अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज में जो एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं दूसरे कंट्रीज में जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं उनको एक्सपोर्टर बोलते हैं, जो भेजते हैं। और इम्पोर्टर जो मंगवाते हैं, दोज हु बाय गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, जो खरीदते हैं सामान को वो इम्पोर्टर होते हैं, जो बेचते हैं वो एक्सपोर्टर होते हैं। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, आइडेंटिफाई द इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर इन कॉटन टेक्सटाइल ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया टिल 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी तक इम्पोर्टर कौन था इंडिया और इंग्लैंड के बीच, कौन सामान मंगवाता कौन था, तो कौन मंगवाता था, इंग्लैंड जो है वो इम्पोर्टर था। क्लियर है, और एक्सपोर्टर कौन था बच्चों, यहाँ पे एक्सपोर्ट कौन करते थे, हम इंडिया वाले जो है उनको सामान एक्सपोर्ट करते थे कम दामों में। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द रीजन फॉर द ट्रेमेंडस डिमांड ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इन यूरोप टिल 18th सेंचुरी। तो कौन से रीजन थे जिनके कारण जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल है उसकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा रहती थी। तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर आप ऊपर से लिख सकते हो, नीचे भी हम लिख देंगे इसका आंसर, यहाँ से ये पढ़ा था ना हमने, फ्लोरल डिजाइन्स, फाइन टेक्सचर, रिलेटिव चीपनेस, तो ये सारे रीजन रहे। सो यहाँ से आप आंसर लिख देंगे, फ्लोरल डिजाइन्स, फाइन टेक्सचर एंड रिलेटिव चीपनेस वर द रीजंस फॉर डिमांड। ठीक है, आगे भी कंप्लीट लिख सकते हो, डिमांड ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इन यूरोप टिल 18th सेंचुरी, यहाँ तक भी लिख दोगे तो भी आंसर कंप्लीट है। सो ये थी आपकी आज की बेटा वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको वर्कशीट क्लियर है, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।